प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। फिफ्थ यूनिट का ये दूसरा वीडियो है और 25 क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए थे। ये 25 के बाद के क्वेश्चन है। हर वीडियो में 4-6 प्रश्न ऐसे ज़रूर होते हैं जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह ये वीडियो भी ऐसा है। जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो हर भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आप इसको ऐसा ना लें कि केवल बीए के लेवल पर ही ये क्वेश्चन है। ये आने वाले समय में जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर भी इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दरअसल होता ये है कि पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं है कि बीए में जो चीज़ हो गई वो आगे नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा एक बात याद रखें कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर काम कर जाती है। तो इसलिए आप इसको धैर्य से पढ़ें और पूरे विश्वास के साथ पढ़ें और जो चीज़ें आपको नोट करने लायक लगें उनको नोट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु आवश्यक भौगोलिक कारक क्या है? कच्चा माल, तो बिल्कुल कच्चा माल सही है। बाज़ार भी सही है, यातायात के साधन भी सही है, ये सब भी सही है। इस तरह के प्रश्न आप देख करके ही आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसे कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जब भी कभी आप किसी परीक्षा को देने जाएंगे तो आप उसमें एक चीज़ पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं और कई बच्चों के जो नॉर्मल प्रश्न गलत हो जाते हैं तो वो मेरिट लिस्ट से वही बाहर हो जाते हैं। शर्त यह है सिलेक्शन की कि आपका जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। मेडिबल जो क्वेश्चन होते हैं, मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वह भी आपके सही होने चाहिए। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें से डिमांड के अनुसार आपके सही होने चाहिए और उनमें से गलत भी हो जाते हैं सभी के। ऐसा नहीं 100 स्कोर किसी का नहीं पहुंचता है। तो आपका बिल्कुल जो नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल सरल प्रवृत्ति के होते हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन भी आपका वो गलत हो गया तो फिर आप लिस्ट से बाहर हैं। तो ऐसे प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं तो जो आवश्यक भौगोलिक कारक हैं वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहली बात, सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने के लिए आपके पास कच्चा माल होना चाहिए, जब भी तो आप उद्योग स्थापित कर पाएंगे। इसलिए ये तो आपका सही है। अब सूती वस्त्र आपने उत्पादित कर दिया, प्रोडक्शन हो गया है, इसको बेचेंगे कहाँ पर? तो आप बाज़ार में बेचेंगे। तो बाज़ार में बेचेंगे इसलिए बाज़ार बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भी आंसर सही है। यातायात के साधन, अगर ऐसा कोई एरिया आपने चुन लिया कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह का यातायात का साधन नहीं है, तो वो भी एक दुर्लभ चीज़ हो जाएगी, वहाँ पर भी आपका उद्योग नहीं चलेगा। तो जो यातायात के साधन है वो भी कन्वेंस के साधन बेहतर होंगे तो आपका उद्योग ज़्यादा अच्छा चलेगा, अन्यथा उद्योग नहीं चल पाएगा। तो ये सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। डी सही विकल्प है। आगे आते हैं। 27वां क्वेश्चन है, विश्व का बृहद सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा जो सूती उत्पादक देश है वह है चीन। चीन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 28 का आंसर देख लेते हैं। 28 का सही आंसर है बी, द्वितीय सही है इसका। पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे भारत। इसके बाद आगे आते हैं। 29वां क्वेश्चन है, चीन का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो चीन का जो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है, शंघाई तो है ही है, ये तो आपने फेमस है। हैकांग भी सही है और नॉनकिन भी सही है। तो ये तीनों ठीक है। इसका मतलब विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 का डी सही है। 30 का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का वह बम्बई है, ये सही है। कोलकाता नहीं है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग का जो क्षेत्र है कोलकाता भी है, तो इसलिए बम्बई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बी गलत है, ए सही है। आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ये बी सही है इसका, अहमदाबाद।
ये गुजरात का एरिया है, गुजरात में पड़ता है। इसको बच्चे ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो मुंबई लगाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका अहमदाबाद जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, सूती वस्त्र की नगरी किसे कहते हैं? तो सूती वस्त्र की नगरी मुंबई को कहते हैं, ये सही है। अहमदाबाद को सूती वस्त्र की नगरी नहीं कहते, जबकि मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही कहा जाता है। तो 32 का सही आंसर सी हो जाएगा। 33वां देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? 33वां है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पहला है आपका लखनऊ, मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद। इसका सही आंसर है बी, मुंबई सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये तो सामान्य सा सवाल है। एक क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक 34 भी ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर है, और कानपुर यूपी में ही स्थित है। आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप चेन्नई को लगा सकते हैं, जबकि चेन्नई जो विकल्प है इसका गलत है। कोयम्बटूर डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, चीनी उद्योग में विश्व में प्रथम स्थान है। तो भाई चीनी उद्योग में विश्व में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर है, जबकि गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान पहला है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कुल भूमि का प्रति हेक्टेयर कितना % उत्पादित करता है? तो क्यूबा पहले स्थान पर है, और चीनी का कटोरा भी क्यूबा को ही कहा जाता है। क्यूबा बहुत महत्वपूर्ण देश है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में चीनी उद्योग में विश्व में प्रथम स्थान भारत सही है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37वां देखते हैं, चीनी उद्योग में प्रथम स्थान है। 1 मिनट, ये डबल हो गया क्या? हाँ, ये डबल हो गया है। अगला देखते हैं, वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो वेबर ने 38वां क्वेश्चन देखते हैं, वेबर ने जो अपना औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत दिया था वह 1909 ईस्वी में दिया था। इसका ए सही है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ्रेड वेबर कहाँ के निवासी थे? तो 39 का सही आंसर है आपका, मैंने एक बार और पढ़ाया था, बी सही है इसका, यानी कि जर्मनी में के निवासी थे। ठीक, आगे आते हैं 40वें क्वेश्चन पर। 40वां क्वेश्चन है, देखिए, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है। तो ये अल्फ्रेड वेबर, सी आंसर इसका सही है। ये पुस्तक को आप याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछी ही जाती है। आगे आते हैं, एक बात मैं आपको बीच में वीडियो रोक कर बताना चाहूँगा कि जो नकल है, कभी बीए लेवल पर अगर आपको परीक्षाओं में नकल मिल जाए तो वो आपकी सफलता का कारण राज नहीं होगी। नकल बेशक मिल जाए, आप उसको करके आ जाएं और अपना परसेंटेज भी बढ़ा लें, लेकिन जब कंपटीशन एग्ज़ाम से हमारा पाला पड़ता है तो वहाँ पर एक एक शब्द, एक एक मात्रा जो होती है वो हमें घुमा के रख देती है। इसलिए पढ़ते रहें, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। हर चीज़ में डिपेंड रहें, लेकिन पढ़ने में डिपेंड ना रहें किसी पर, क्योंकि पढ़ाई हमेशा हमारे काम आती है, और कभी भी ऐसा नहीं होता जो पढ़ाई कभी भी बेकार जाती है। इसलिए पढ़ाई से कभी भी मुँह ना मोड़ें, पढ़ाई करते रहें। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां है, आइसोडार्पिन शब्द का प्रयोग किया था। आइसोडार्पिन शब्द का जो प्रयोग किया था वो वेबर ने ही किया था। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। कभी कभी आपको बान थ्यूनेन और वेबर में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से याद कर लें कि आइसोडार्पिन जो है वह वेबर ने इसका प्रयोग किया था शब्द का। अभी इसमें आएगा आइसोडार्पिन क्या है। वेबर के अनुसार सामान्य परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा कहलाती है। इसको समझना पड़ेगा। अभी ज़रा 43 क्वेश्चन पर आंसर तो ए है इसका, लेकिन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपका उद्योग है, कोई भी आपने उद्योग स्थापित कर दिया,
तो यहाँ से एक कच्चा माल आ रहा है, एक कच्चा माल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी कच्चा माल आ रहा है। तो ये जो दूरी है 1 2 3, तीनों की जो दूरी है वह बिल्कुल समान है। तो यहाँ तीनों से माल मंगाना बिल्कुल समान लागत होगी। अगर यहाँ से माल मंगाना 10 रुपये का खर्चा आ रहा है तो तीनों जगह से 10-10 रुपये का ही खर्चा आएगा, क्योंकि दूरी बराबर है। इसलिए तो वेबर ने कहा है कि सामान्य परिवहन लागत, जो परिवहन की जो लागत है उसको आइसोडापेन की एक लाइन बना दी उन्होंने। ये लाइन है भाई, तो इस लाइन से आप कहीं से भी माल खरीद लोगे तो बिल्कुल लागत आपकी समान आएगी, 10 रुपये ही आएगी। आप चाहे यहाँ से ख़रीद लो, यहाँ से ख़रीद लो, यहाँ से ख़रीद लो। तो जो इस लाइन है, इस लाइन को उन्होंने आइसोडापेन नामक शब्द दिया था। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं 44। वेबर ने अपने सिद्धांत में किन मान्यताओं को अपनाया? 44वां क्वेश्चन है ये। और वैसे तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, डी सभी सही है, लेकिन इसको एक बार पढ़ना ज़रूर है। वेबर ने अपने सिद्धांत में किन मान्यताओं को अपनाया था? तो वेबर ने जो अपनी मान्यता अपनाई थी, जिस प्रदेश में कारखाना स्थापित करना है वह एक स्वतंत्र तथा समक्षेत्र है। वेबर का जो उन्होंने परिकल्पना दी थी, उस परिकल्पना में जो कारखाना था वह पूरी तरह से स्वतंत्र और समक्षेत्र में स्थापित कर दिया था उन्होंने। नंबर 2 या नंबर बी है, जिस वस्तु का उत्पादन करना है उसे एक इकाई के रूप में देखना चाहिए, वेबर का मानना था। सी है, कारखाने में काम करने वाले कुशल तथा अकुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। कुशल और अकुशल का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारीगर होते हैं, जिन्हें किसी तरह की कारीगरी आती है, तो वो कहलाते हैं कुशल। और जो लेबर का काम करते हैं उन्हें किसी भी तरह के काम पे लगा दो, मतलब वो केवल लेबर होती है, वो अकुशल होते हैं। तो उनका मानना था कि किसी भी कारखाने को लगाने के लिए, औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए जो अकुशल और कुशल हैं, दोनों तरह के श्रमिक उपलब्ध होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तभी ऐसा होगा कि हमारा जो उद्योग है वो काफ़ी प्रगति पर आएगा। 45वां क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निर्माण उद्योगों के कारखानों की स्थिति किन शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? तो 45 का आंसर सापेक्ष परिवहन लागत तो भाई बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मजदूरी लागत भी है, वह भी होती है, सामूहिकीकरण भी है, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है क्या कहलाते हैं भाई? तो 46 का सही आंसर है आपका शुद्ध पदार्थ। इसका मतलब है, जैसे आपने 10 किलो लोहा ले लिया और 10 किलो लोहे को लेकर के आपने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करके आपने छोटे छोटे बोल्ट ढिबरी बना दी। तो जो बोल्ट और ढिबरी जो बनकर तैयार हुई है, ये तो पूरा का पूरा एक सिल्ली है, लोहे की सिल्ली ली आपने, इसको हम मानेंगे कच्चा माल। और जब आपने तरह तरह के बोल्ट जब बना दिए, और जब वो टोटल बोल्ट बन करके जब तुलेगा तो वह भी पूरा 10 किलो होगा, कम थोड़ी हो जाएगा कोई। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में या क्रिया में कम नहीं होता है। अब उत्पादन में कोई कम हुआ है इनका भार, सिल्ली भी 10 किलो की थी और उत्पादन होने के बाद भी ये 10 किलो है, कम नहीं होता है, वह क्या कहलाते हैं? वह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ उदाहरण ऐसे भी देख सकते हैं जिनमें कम होता है। जैसे लकड़ी का आपने पूरा का पूरा लट्ठा ले लिया, ये लकड़ी का लट्ठा है, और आपने लकड़ी ले करके इसमें से अंदर से कुर्सी मेज बनवाने के लिए कुछ फंटी वगैरह निकलवाई। तो जो फंटी वगैरह निकलेंगी, जो कुर्सी निकलेगी बन करके, वह पूरे का पूरे लट्ठे के वजन से बहुत कम वजन होगा, इसका आधे से भी कम वजन होगा, बाकी का सारा कचरा निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो माल होगा ये इसके कुल वजन से आधे से भी कम होगा। इस तरह के जो माल होते हैं उनको शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए शुद्ध पदार्थ का मतलब जो भार कम ना हो। 47वां देखते हैं, वेबर एक थे
तो वेबर एक अर्थशास्त्री थे। वह ना तो खगोलवेत्ता थे, बेशक वो भूगोल में पढ़ते हैं हम, राजनीतिक भी नहीं थे, और ये सभी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही चीज़ हो सकता है, ज़्यादातर ये संभावना रहती है, तो वह अर्थशास्त्री थे। 48वां क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी शुरुआत में वीडियो में बताया था आपको, चीनी का जो कटोरा कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। 48 नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं। 49वां क्वेश्चन है, जापान में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र क्या है? ये प्रश्न भी आप याद रख लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओसाका जापान में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। आगे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। इसमें डेट्रॉइट भी है, ईरी भी है और डेनवर भी है, तीनों इसके सही है। इसका मतलब विकल्प डी सही है। तो आज ये सेकंड वीडियो आ गया आपका यूनिट 5 से, और अब नेक्स्ट वीडियो आपको यूनिट 6 से मिलेगा, विश्व परिवहन। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, विश्व परिवहन। ये आपका छठा यूनिट है। छठे यूनिट की कल आपको पहली वीडियो मिलेगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम हर विषय की, जैसे कि हिंदी है और पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, सभी विषय की थ्योरिकल और ऑब्जेक्ट टाइप दोनों तरह की वीडियो आपको अपलोड करेंगे, ताकि किसी भी तरह के जो घर पर रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं डेली, उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, और वह रोज़ जाने वाले स्टूडेंट से भी एक कदम आगे रहें। तो शुक्रिया आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।